नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। आज का यह लाइव एंकर चैट जो आज ऐप से चलाया जा रहा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। जैसा कि आपने कैप्शन में ही पढ़ा है, जिसके लिए हालांकि थोड़ा सा विलंब हुआ हमें आने में, लेकिन हम आपको बताते चले कि एक बहुत बड़ी जानकारी है कि बिहार में आज से यानी 8 को जो जारी हुआ है, 9 से यानी कल से अनलॉक कर दिया गया है और नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। लेकिन एक विशेष जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा, दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और भागलपुर में जिस तरह से पूर्व में जो नियम था दुकानों को खोलने का, वही चलेगा। यानी अल्टरनेट डेज का जो चल रहा था वही चलेगा। आप लोगों से एक निवेदन होगा कि हम इस पर आपसे भरपूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग जुड़ जाएं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। और अगर आवाज में या कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल आप जो है खुलकर बात करेंगे। हम आपसे निवेदन होगा कि जैसा कि सबों को जानकारी है कि हम लोग जिस तरह से पूर्व से ही इस तरह का अनुमान लगा रहे थे कि बिहार सरकार भी इस बारे में सोचने को तैयार है और वही हुआ कि पूरी तरह से अब अनलॉक की ओर आगे बढ़ रही है, सरकार भी आगे बढ़ रही है और बिहार को अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है जिससे मैं आपको रूबरू करा दूं कि गृह विभाग द्वारा, गृह सचिव द्वारा जिस तरह से बिहार को अनलॉक किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र के अनुसार, स्थान के अनुसार, जिला के अनुसार पूरी तरह से अब कि जो है वो अपने उस अनुसार से अब वो निर्णय ले सकते हैं। तो जिसके कारण से भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है और भागलपुर में जो है पूर्व की भांति, आपको हम बताते चलें कि पूर्व के भांति जो अल्टरनेट डेज था वही चलेगा। इसके बारे में 1 सप्ताह के लिए यह जारी किया गया है। और आज तो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में गेस्ट भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन कर दूं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, संजय कुमार, पूजा झा, रवि राज, एमडी खालिद महमूद, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर करें, इसके बाद हम बातचीत भी करेंगे। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो चलिए हम सबसे पहले आपको पूरी जानकारी दे दें कि बिहार सरकार द्वारा किन किन चीजों के संदर्भ में नियम जो है वो जारी किए गए हैं आपको अनलॉक को लेकर। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो पूरे बिहार की बात करें तो आज चौथे चरण की समाप्ति हो गई। मंगलवार आज चौथा चरण समाप्त हो गया और इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही कोरोना संक्रमण में जो है कमी आई है और इसलिए लॉकडाउन को खत्म करते हुए अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो प्रत्येक शाम 7 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू रहेगा।
बताते चले कि अगले एक सप्ताह के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है और एक सप्ताह के लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा बताते चले कि 5 मई से ही बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था और जब से लॉकडाउन लगा था उस समय से जो केसेस थे वो कम होते जा रहे थे जो कोरोना संक्रमित के थे। हालांकि हम आपको बताते चले कि आपको भी पता होगा कि इसी एंकर चैट में हम आप लोगों के बीच साझा किए थे, हम आप लोगों से चर्चा किए थे कि 200 का कांटा पार कर गया था। सबों को याद भी होगा जब 200 का कांटा पार कर गया था। तो इसलिए भी हम अब चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको क्या लगता है कि वर्तमान की जो स्थिति है, क्या सरकार ने जो अनलॉक करने का निर्णय लिया है, क्या उनका निर्णय सही है? आप भी अपने विचार दे सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं आप लोगों को दे दूं कि भागलपुर जिला पदाधिकारी द्वारा, जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें एक बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं आप लोगों के बीच दे रहा हूं कि बिहार में लॉकडाउन को समाप्त कर अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद जिलाधिकारी को एक निर्देश जारी किया गया है कि ये प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिला के वास्तु स्थिति के अनुसार ही निर्णय लेंगे। यानी अब जिलाधिकारी अपने अपने जिला से संबंधित निर्णय लेंगे। इसके बाद भागलपुर जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिया गया है। तो आप जान लें कि भागलपुर जिले में 9 तारीख से यानी 9 जून से कल से 15 जून तक पूरा लॉकडाउन नहीं, लेकिन पूरा अनलॉक भी नहीं रहेगा। कृपया आप लोग पूरे बिहार के समाचार पर ना जाएं। मैं आपको बता दूं कि भागलपुर जिले में जो है जिस तरह से पूर्व में 2 श्रेणी में 2 कैटेगरी में जो है दुकानों को खोलने का समय जारी किया गया था वह अभी भी चलेगा। एक सप्ताह तक भागलपुर जिले में पूर्ण रूपेण अनलॉक नहीं किया गया है। दुकानदार भाइयों से भी निवेदन होगा कि वो पूरे बिहार के खबर पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए हालांकि यह निर्णय लिया गया है कि भागलपुर जिले में कल से सभी दुकानें नहीं खुलने वाली है। जिस तरह से पूर्व से 2 श्रेणी में इसे बांटा गया था, सबों को पता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का, इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का वही नियम लागू है। भागलपुर जिले में सभी दिन दुकानें नहीं खुलेंगी। ये आप पूरी तरह से जान जाएं। मैं आपको पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं, मेरे पास पूरा डाटा है कि वास्तु स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि भागलपुर जिले में पूर्ण रूपेण अनलॉक नहीं किया गया है। 2 श्रेणी में बांटा गया है, जिनमें से पहले श्रेणी में इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, बिक्री और मरम्मती, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें हैं। सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकानें, सोना चांदी की दुकानें, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकानें, साइकिल मरम्मती की दुकानें, मोची ड्राई क्लीनर की दुकानें, ये दुकानें अभी भी एक सप्ताह तक श्रेणी 1 के अनुसार सिर्फ भागलपुर जिले में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगे। अगर आवाज में दिक्कत आ रही हो तो आप हमें जरूर बताएंगे। हालांकि आज एक नया प्रैक्टिकल किया गया है। मैं आपको बताते चलूं, आज पूरा प्रयास किया गया है कि आज जो है और लोगों को जोड़ा जा सके और आपसे हम मुखातिब कर सके।
तो हम आपको बताते चलें कि भागलपुर जिले में पूर्ण रूपेण भागलपुर जिले में यह निर्णय जारी कर दिया गया है कि आप जो है दुकानों के खोलने के जो पहले के समय थे 3 दिनों का जो वक्त था 3 दिनों का वही रहेगा। इसके अलावा जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है निर्देश उसका पालन करते हुए जिलाधिकारी ने भी अपना निर्देश जारी कर दिया है। आदेश अच्छा कुछ आवाज में दिक्कत है, मैं तुरंत इसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। मैं 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, 1 मिनट। मैं क्षमा चाहता हूं अगर आवाज में दिक्कत हो रही हो तो आप बिल्कुल बताएंगे। आपको क्या लग रहा है इस तरह का निर्णय क्या हमारे भागलपुर के लिए सही है? आवाज फटता है। धीरे धीरे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं आपसे जुड़ने का। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अभिनव कुमार महतो, बालकृष्ण कुमार, कुमार चंदन जी, सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जितने लोग भी लाइव में जुड़े हुए हैं सबों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर दिक्कत हो रही हो तो आप बिल्कुल खुलकर लिखेंगे। अभी भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप बिल्कुल हमें खुलकर बताएंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा। कि आप लोगों के समस्या का समाधान किया जा सके। देखिए आज की जो स्थिति है, वास्तु स्थिति है, उसे मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो स्थिति है वर्तमान की, अब आपको भी पता है कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी है। और भागलपुर जिला तो स्थिति जो है वो बेहद अच्छी नहीं है भागलपुर जिले की भी। आपको हम बताते चलें कि आप स्पष्ट रूप से जान जाएं कि अभी भी जो है पूरी तरह से स्थिति काबू में नहीं हुई है। भले कोरोना का अपडेट हमारे पास आ चुका है, हम कोरोना अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम मुखातिब आपको कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब बिना समय गवाए, बिना 1 मिनट भी समय गवाए, सबसे पहले हम आपको कोरोना का अपडेट दे दें जिसके लिए सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आज जो है कोरोना का अपडेट आ चुका है। आज पूरे बिहार में मात्र 711 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं आज पूरे बिहार में। इसके अलावा जो स्थिति है भागलपुर की, तो हम बताते चलें कि आज भागलपुर में 11 लोग संक्रमित मिले हैं। आज भागलपुर में कोरोना के कुल 11 संक्रमित, सॉरी आज बेगूसराय में 11 है, भागलपुर से कुल 9 है। यानी भागलपुर से कुल 9 लोग संक्रमित मिले हैं और पूरे बिहार में आज 711 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कोरोना अपडेट की, तो नौगछिया का अपडेट हमारे पास आ चुका है और नौगछिया में भी जो है कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज कुछ स्थानों पर भी
तो आज का अपडेट जो है वो कोरोना का अपडेट जिस तरह से हमारे पास आ रहा है हम आपको पहुंचाते जा रहे हैं। आज का नौगछिया का अपडेट अभी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन इसके अलावा और जहां जहां का आ रहा है मैं आपको बताते चलूं। हमारे पास रंगरा का अपडेट आ चुका है, तो हम बात करें रंगरा की, तो रंगरा के बारे में आपको बता दें कि आज रंगरा में कुल आरटीपीसीआर से 44 लोगों की जांच हुई है, एंटीजन से 58 लोगों की जांच हुई है और एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। वहीं 70 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा अगर बिहपुर की बात करें तो बिहपुर में आज एंटीजन से 35 लोगों की जांच हुई है, आरटीपीसीआर से 28 लोगों की जांच की गई है और 60 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। और इसके अलावा हम और बात करें, हमारे पास अपडेट जिस तरह आते जा रहा है हम आपसे बात कर रहे हैं, हालांकि हम आपको बताते चलें। अच्छा, नारायणपुर का अपडेट आ चुका है, तो नारायणपुर में आज जो है 115 लोगों की जांच हुई है, 115, और 53 लोगों का आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लिया गया है, एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं और 30 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। तो आइए अब हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं और अब हम चाहेंगे कि उनसे भी आपको मुखातिब कराएं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार नमस्कार। आवाज जा रही है? नीलेश जी सुन पा रहे हैं हमें आप? हाँ, मेरी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है वरुण जी? नीलेश जी जैसे ही वर्तमान में, हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नीलेश जी? हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। जी आपकी आवाज तो हमारे तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। जी नीलेश जी, जिस तरह से आज बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि लेकिन भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा, भागलपुर डीएम द्वारा आदेश जारी किया गया और अभी जो है वर्तमान में उन्होंने फिर से एक सप्ताह तक अल्टरनेट समय पर, यानी अल्टरनेट डे पर दुकान खोलने का आदेश जारी कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सही निर्णय लिया गया जिलाधिकारी द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल सही निर्णय है। आवाज आ रही है मेरी ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये जो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आदेश जारी किया है लॉकडाउन को लेके, या कहिए कि अनलॉक के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उन्होंने, तो उन्होंने जी इसके लिए जो है, चूंकि सीएम है और हर जिले की स्थिति जो है वहां से पटना से बैठ के देखना संभव नहीं जी है। जी वो कोई निर्णय लेने से पहले जो है जिलाधिकारियों के साथ और विभागों के सचिवों के साथ वो बैठक करते हैं, और बैठक भी अभी जो हो रही है वर्चुअल हो रही है और वीडियो जी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही है। जी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सारे फैसले लेना जो है संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने, चूंकि जिलाधिकारी जो होता है वो अपने आप में एक जज का स्थान रखता है, वो जिला के लिए बिल्कुल बिल्कुल। एक अपना न्यायालय होता है, वो जज की तरह अपना आदेश जारी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जी कि पिछले साल से लेकर अब तक में सबसे पहला जो लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को लगाया गया था, वह जो है जी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया था। पहले लॉकडाउन मतलब जी सरकार ने, पीएम मोदी ने खुद आकर जो है उसकी सूचना दी थी। उसके जी बाद फिर बिल्कुल। जो चरण से बढ़ाया जाने लगा या 3 मई तक किया जाने लगा, उसके बाद जो लॉकडाउन बढ़ाया गया तो वह निर्णय जो है गृह मंत्रालय के जिम्मे छोड़ दिया गया। उसके जो है उसकी गाइडलाइन जो है गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित की जा रही थी। उसके बाद जब दूसरी लहर आई या पहली लहर के में जो बाद का स्टेज हुआ, उस पर जो है निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों के में छोड़ दिया गया। उसके जी बाद अब जो स्थिति है, तो ये एक तरह से चरणसा प्रक्रिया है, चूंकि केंद्र को लगा कि हाँ हर राज्य के लिए जो है एक जैसा गाइडलाइन नहीं जारी वो कर सकते। कहीं यूपी में जो स्थिति होगी कोरोना की वो जरूरी नहीं कि बिहार में हो, तो केंद्र सरकार को ऐसा जी लगा। ऐसे ही राज्य सरकार को यानी मुख्यमंत्री को यह पता है कि जो स्थिति पटना में वो देख पा रहे हैं वही स्थिति
भागलपुर में नहीं हो सकती, वही स्थिति पूर्णिया में नहीं हो सकती, वही स्थिति कटिहार में नहीं हो सकती। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थितियां हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो केंद्र सरकार वाला फॉर्मूला अपनाया कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों पर छोड़ा जाए, क्योंकि जिलाधिकारी करीब हैं, अपने जिले की स्थिति देख पा रहे हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जो है लगातार वो एक जिलाधिकारी अपने कम से कम एक जिले की स्थिति जो है वो आराम से एकदम ले पाएगा, अपडेट जो है पूरी तरह से अपडेट ले पाएगा। तो उस अनुसार आप देखिए आज ही अगर आप बाजार निकले हुए हो तो नवगछिया की स्थिति देख लीजिए कि लग नहीं रहा कि कहीं लॉकडाउन है, जबकि आज तक जो है पुराना नियम लागू था, कल से जो है नया नियम लागू होगा। तो एक तरीके से कहीं लग ही नहीं रहा है। तो आप देखिए कि कोरोना की जो स्थिति कंट्रोल हो रही है, उसको करने में, कुछ अच्छा करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बिगड़ने में जो है जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। तो इसलिए बहुत अभी सावधान रहने की जरूरत है और जिलाधिकारी का जो निर्णय है वो अच्छा है। लोगों को पता रहेगा कि किस दिन हमें कौन से सामान की खरीदारी करनी है तो किस दिन निकले तो लोगों को पता है। ठीक है, ये अल्टरनेट व्यवस्था जो है अच्छी व्यवस्था है। नीलेश जी, बहुत सारे पाठक जुड़ते जा रहे हैं, आइए थोड़ा उन पर भी चर्चा कर ले हम। ललन झा जी गुड इवनिंग लिखते हैं, अमित कुमार गुप्ता गुड इवनिंग, इसके अलावा निरंजन कुमार लिखते हैं जीएस न्यूज को दिल से धन्यवाद, सबों को धन्यवाद। तो एक जो नीलेश जी विशेष रूप से हमारे पाठक भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो पूर्व में जो भागलपुर की स्थिति थी, वास्तु स्थिति थी, जिसे हमने एंकर चैट के माध्यम से भी लोगों को बताया था, वीडियो भी बनाकर दिखाया था। दुकानदारों के साथ एक दिक्कतें होती है कि उनमें आपाधापी लगा रहता है और बताया जा रहा है कि पूर्व में भी जो जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया उसमें भी बहुत सारे दुकानें खुल गए। लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि एक दिन के बाद उनका समय आता है। जी नहीं, ये तो देखिए कि सेल्फ अनुशासन, स्व अनुशासन की बात है। मतलब लोगों को खुद ही जो है इसका ख्याल रखना होगा कि दुकानें जिस दिन निर्धारित की गई हैं वो उसी अनुसार जो है किया जाए और लोग आपस में जैसे कोई सेल्फ रेगुलेशन बना सकते हैं लोग, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है या फिर आप देखिए कि व्यापारियों का जो संगठन होता है उसके आधार पर वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। भागलपुर में तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, व्यापारिक संगठन, तो उसको लेकर जो है जो अगर इन नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं तो उसकी उसकी बहुत सारी व्यवस्था है। उसकी वीडियोग्राफी करें, उसका एक सबूत रखें, फोटो खींचे और उसके बाद जो है जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन के सहयोग से जो है उन पर कार्रवाई करवाएं। तो एक दो लोगों पे कार्रवाई होती है तो उसका असर व्यापक होगा और लोग जो है रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, फॉलो आपको करना क्या लग जरूरी रहा है नीलेश जी कि वर्तमान में जो स्थिति से गुजरा है हमारा भागलपुर और धीरे धीरे जिस तरह से कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि फिर यह बढ़ सकता है, कोरोना संक्रमण का चयन बढ़ सकता है या भागलपुर जिला फिर से इस स्थिति पर, वैसी स्थिति पर जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए वही बात है कि सावधानी। अब अगर आप कहें, अगर मैं बीमार हूँ और कोई किसी डॉक्टर ने मुझे दवा लिखी और मैं उस दवा से ठीक हो रहा हूँ तो यानी मुझे पता है कि मैंने ये दवा ली और अब मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस दवा का त्याग कर दूं, मतलब कि उस दवा को अब लेना बंद कर दूं एकाएक। तो क्योंकि अगर छोड़ेंगे, मुझे पता है कि दवा से अगर स्थिति सुधर रही है तो उसको दवा को और थोड़ा और ज्यादा दिन तक खाने की जरूरत है। तो ये जो लॉकडाउन की जो दवा है कोरोना के लिए, कोरोना का संक्रमण पर नियंत्रण के लिए, तो ये दवा असर कर रही है। आप देख रहे हैं, आप ही कुछ देर पहले पूरा अपडेट दे रहे थे। तो ये अच्छी स्थिति लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो भी ये आ रहा है, जो भी स्थिति सुधर रही है वह इसी लॉकडाउन की दवा के कारण ही सुधर रही है। फिर से भीड़ बढ़ेगी और कोई 10 लोग भी अगर बाजार में कोरोना संक्रमित आ गए या 2 लोग भी आ गए तो उससे जो है स्थिति भयावह हो सकती है। गाइडलाइन को जरा सा भी आप इग्नोर करेंगे तो। नीलेश जी, हम आपसे बात करेंगे। आपको शायद पता होगा कि दूसरी लहर में जो भागलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इसमें कहीं ना कहीं शुरुआत आपको शायद पता होगा कि सबौर से हुआ था, सबौर के तरफ से, और वहां एक भोज से कोरोना संक्रमित मिले थे दूसरे फेज के, काफी लोग वहां जमा हुए थे और वहीं से चैन शुरुआत हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या फिर से दूसरे राज्य के लोग आए या इस तरह के लोग आए और फिर प्रभाव हमारा भागलपुर जिला उसी तरह ग्रसित हो जाए, जो अनहोनी नहीं होनी चाहिए उस तरह की हो जाए? आपको लगता है क्या? क्योंकि बाहर के लोग अपने क्षेत्र और खास करके भागलपुर जिला जरूर आते हैं। जी
हाँ, इसको लेके कुछ खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर देखें कि आयोजन को लेकर जो है खासकर ज्यादा जमाव होता है लोगों का जुटान जब ज्यादा होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। और आप नौगछिया में भी देखें, एक आध शादियां वैसी हुई हैं जिसमें लोग संक्रमित हुए हैं और लोगों की जानकारी में है वैसे मामले, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं सावधानियों को जो है आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है। नहीं तो आप भागलपुर को छोड़िए, आप पीछे अभी हाल का कदवा वाला केस जो है, आप देखिए कि एक दो लोगों से वहां फैला और कितने लोगों को फैल गया। तो इस पर जो है बहुत आइए कुछ लोग जी नीलेश जी, हम थोड़ा सा चाहेंगे आप भी प्रतीक्षा करें बस 1 मिनट के लिए। हम कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं आपके लिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम से चल रहा है और बहुत लोग आज आनंद भी ले रहे होंगे नए एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि पहली बार हमारे इस पेज पर है जो इस व्यवस्था से हम आपके बीच हैं। और अंशुमान सिंह लिखते हैं नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ संध्या। एमडी खालिद महमूद गुड इवनिंग, वरुण भैया गुड इवनिंग, संजय कुमार गुड नाइट, पूजा कुमारी नमस्ते, रवि राज गुड इवनिंग, विभाष कुमार नमस्ते, और अभिनव कुमार महतो लिखते नमस्ते सर, नमस्ते आप सबों को, एमडी कैसर नमस्ते, अशोक केडिया ओके थैंक यू, है भैया कैसे हैं, पूरन कुमार थैंक यू, नीरज कुमार थैंक यू। और सोनू कुमार चौधरी लिखते हैं कि बिल्कुल अब सब कुछ खुल गया है लेकिन कोरोना गया नहीं, सावधानी है। कि मेरा सवाल है कि इथेनॉल का नौगछिया में कहाँ प्लांट लगेगा, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है कि इथेनॉल के बारे में जो नौगछिया में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली है, तो क्या इसके लिए स्थल का किधर चयन किया गया है, या इसमें किस तरह के चीजों का निर्माण होगा जी। देखिए, ये जानकारी तो आपको मतलब उद्योग विभाग, क्योंकि उद्योग विभाग जिला उद्योग केंद्र से ही मिल सकती है और अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अभी चूंकि अगर कोई टेंडर डालता है या फिर कोई आवेदन अपना डालता है उद्योग जिला उद्योग विभाग के थ्रू, तो वह अपने उसी आवेदन में जो है जमीन की डिटेल्स देता है और सारे अपने जो भी प्रस्ताव उनको देना है वो देता है। अभी यह बाहर स्पष्ट होकर नहीं आ पाया है कि जो यह आखिर जमीन कहाँ पर है और कहाँ पर इथेनॉल की ये फैक्ट्री लगने वाली है। इसके अलावा अनिमेश आर्या लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और अभिनव कुमार महतो लिखते हैं कि ये तो गाना लिखने लगे, चलिए बहुत अच्छा, हम लोगों पर प्यार है। अच्छा, अंशुमान सिंह लिखते हैं भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही है, शुक्रिया धन्यवाद, हालांकि यह निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया गया है। और अनिमेश आर्या लिखते हैं बिल्कुल ठीक निर्णय है, क्योंकि लॉक करने के बाद हो सकता है इसका पालन नहीं हो, क्योंकि लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, लोग मरे या जरे, इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक पंक्ति थी, एक कहावत सुनी होगी नीलेश जी आपने, कि कोई घर कानन कोई घर गीत, दुनिया की है यही रीत। यानी किन्हीं को कोई मतलब नहीं है कि किनके घर में कोई रो रहा है, किनके घर में कोई जो है वो खुश है, किन्हीं के यहाँ कोई रो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है नीलेश जी कि अभी वही सी स्थिति में ही हमारा क्षेत्र भी धीरे धीरे आता जा रहा है, लोग कोरोना काल में भी अपने मतलब पर हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए इसको लेकर तो ध्यान देने की जरूरत है। मतलब आप अगर किसी समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक होने की जरूरत है आपको। और आप अगर अपने आस पड़ोस का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली और आप अगर कोरोना से सुरक्षित हैं, पड़ोस में अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो उससे खतरा आपको भी है। इसलिए जब तक जो है ये ग्लोबल होके आदमी नहीं सोचना शुरू करेंगे हम लोग, तब तक जो है इसका उपाय नहीं लगेगा। क्या बात है। रविंद्र कुमार लिखते हैं जय श्री राम, धन्यवाद। रविंद्र कुमार लिखते हैं बहुत अच्छा, भागलपुर में होना चाहिए, क्योंकि अभी जनता समझती ही नहीं है, भीड़ लगा देते हैं सब। और कुमार चंदन लिखते हैं टाइम टेबल क्या है सर, टाइम टेबल के बारे में जानकारी नीलेश जी, तो जिस तरह से बिहार सरकार ने जो टाइम टेबल दिया है, जिलाधिकारी भागलपुर ने वही टाइम टेबल का मेंटेन किया है, लेकिन अल्टरनेट डे को कर दिया है जी। हाँ, ये जो है दिन की व्यवस्था जो है, मतलब जो कर्फ्यू लगना है शाम 5 से सुबह 7 बजे तक, वो पूरे प्रदेश में कर्फ्यू उसी टाइम लगना है। और जी नाइट कर्फ्यू का एक मतलब ये भी होता है कि जैसे कि जो भी हमारे पुलिस बल है, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, तो उनके लिए दिन में निगरानी करना आसान होता है, अंधेरे में निगरानी करना उनके लिए भी मुश्किल है। तो इसलिए जो है वो दिन भर तो अगर ड्यूटी में है, दिन भर निगरानी कर रहे हैं, तो शाम में जो है मुश्किल आती है, इसलिए शाम में जो है पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, तो उससे कुछ राहत मिलेगी। और जो अल्टरनेट व्यवस्था है डेज की, वो जो है सार्वजनिक हो जाना चाहिए, और जो आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलेगा ही, तो उस अनुसार ही लोग अपने घर से निकलें। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही निकले। बर्तन लेना है तो फिर वो जो है उस दिन के अनुसार निकले।
तो इस तरीके की अच्छा, चीजें एक जो है चीज मंगलवार हम जानना गुरुवार चाह से रहे थे आपसे नीलेश जी, कि जिस तरह से कि भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, पूर्व की भांति से जिस तरह दो श्रेणी में, दो कैटेगरी में दुकानों को बांटा गया था, वही कैटेगरी है, लेकिन समय 6 से 5 बजे तक कर दिया गया है। 11 घंटा क्या कम है दुकान खुलने के लिए? ना ये बहुत काफी है। देखिए सुबह 6 बजे का मतलब सुबह 6 बजे ही नहीं होता है। और अगर नौगछिया बाजार की बात करें आप, तो रोजमर्रा के सामान लेने के लिए भले लोग सुबह निकल जाएं, लेकिन जो गांव से मार्केटिंग करने के लिए आएंगे बाजार की ओर, तो वो 9 या 10 बजे से पहले नहीं आएंगे। मतलब अब जब इतनी राहत दे दी गई है कि शाम 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा, तो फिर वो उनको हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो सुबह का जो थोड़ा माहौल जो है, रश जो बनता था सुबह का, वो रश कम होगा। जो कुछ घंटों के लिए जो अनुमति थी दुकानों के खुलने की, उसी दौरान जो है सारी भीड़ जो है जमा होती थी, क्योंकि टाइम कम था। लेकिन अब यह टाइम बढ़ा दिया गया है, तो यह जो बाजार में जो रश होता था, जो बाजार में जो भीड़ होती थी, यह भीड़ जो है कम होने की संभावना है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी राहत होगी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए। यह जो है सहायक सिद्ध होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल हम और आप भागलपुर की चर्चा कर रहे हैं। जो बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिलों के डीएम ने इसी तरह का निर्णय लिया होगा। वह अपनी अपनी, हो सकता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक दुकानें यहाँ अगर सोम बुधवार और शुक्रवार को खुल रही है, तो वहाँ मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुल रही होगी। लेकिन कमोबेश जो है इस तरह के निर्णय जो है प्रदेश के 38 जिले में लिए गए हैं। चलिए, नीलेश जी, नौगछिया का कोरोना अपडेट आ चुका है। आइए हम पहले पाठकों को नौगछिया का अपडेट भी दे दें, तो बताते चले कि आज नौगछिया में एंटीजन से 219 लोगों की 219 लोगों की जांच हुई है, और आरटीपीसीआर से 96 लोगों की जांच हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से मात्र 5, यानी कुल 5 लोगों जो है 5 लोग संक्रमित मिले हैं। तो ये सबसे जो बड़ा है, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे नीलेश जी, और उनको हम फिर लेकर आएंगे। तो हम आपको बताते चलें कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है, तो कि जिस तरह की स्थिति है कि वह समाप्त नहीं हुआ है, शून्य नहीं हुआ है। आज भी नीलेश जी नौगछिया से 5 संक्रमित मिले हैं। 219 लोगों का एंटीजन से जांच हुआ है, 96 लोगों का आरटीपीसीआर से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो अपडेट है वो अलग अलग जगह से भी है। आज एक संक्रमित मिले हैं खगरा परबत्ता से, एक मिले हैं तेतरी के वार्ड संख्या 6 से, एक और मिले हैं, यानी 2 मिले हैं तेतरी वार्ड 6 से, एक चंदन नगर नौगछिया से, और एक उजानी वार्ड संख्या 8 से। यानी कि कुल 5 लोग संक्रमित मिले हैं नौगछिया क्षेत्र से। तो ये कांटा शून्य एक दिन के लिए भले हुआ था नीलेश जी, लेकिन यह शून्य नहीं हो रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और अभी भी आकर जांच करा रहे हैं। तो बाहर से आना तो कहीं ना कहीं खतरनाक है ही, लेकिन यह जांच करवाना अच्छा है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए जो लंबी दूरी की ट्रेनें जो आ रही हैं, खासकर बाहर से अगर लोग आ रहे हैं, तो यहाँ नौगछिया जैसी जगह पर जो है ट्रेन से अधिकतर लोग आते हैं। तो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, वहाँ व्यवस्था की गई थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कम एंटीजन टेस्ट तो कर ही सकते हैं। वो व्यवस्था जो धीरे धीरे अभी जो है ढीली पड़ गई है, तो वो व्यवस्था जो है बनाए रखने की जरूरत है। और लोग अगर खुद जागरूक हो, तो वो अपना अगर जांच करवा ले रहे हैं, तो वो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगर लोग खुद आगे आकर, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप जांच करवाते हैं और अगर कोई किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आप होम क्वारंटीन रह सकते हैं। घर में अगर कोई अलग व्यवस्था है, अलग रूम है, तो आप वहां रह सकते हैं। आप अस्पताल से जो है, सरकारी अस्पताल से दवाएं ले सकते हैं। और आप चाहें, अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है ज्यादा, तो अस्पताल में आप देख ही रहे हैं, पीएचसी में अब ऑक्सीजन तक की व्यवस्था हो गई है। और जरूरी नहीं है कि हर कोरोना के हर संक्रमित को जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वो आराम से घर में रहते हुए भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना बहुत जरूरी है। तो किसी डॉक्टर से बातचीत करते रहना जरूरी है, और अपनी स्थिति से जो है अवगत कराना जरूरी है। तो इस तरह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग खुद अभी आगे आकर जांच करवाएं। और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि थोड़ा व्यवस्था, मतलब अनुमंडल प्रशासन को भी चाहिए कि वो ट्रेनों लंबी दूरी की ट्रेनों में जो किससे उतरने वाले यात्रियों की जो जांच होती थी, वो व्यवस्था जो है उसको बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आइए कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं कि लॉकडाउन खुला है लेकिन कोरोना गया नहीं है, सावधानी रखना जरूरी है। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं मास्क जरूर लगाएं और दूसरे को मास्क लगाने के लिए बोले। जी बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं अभी भी कोरोना अगल बगल में छिपा है,
इसलिए सुरक्षित होकर इंसान को रखना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए असुरक्षित हो जाएंगी। जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे टॉप फैन अभिनव कुमार महतो जी, बालकृष्ण जी, कुमार चंदन, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। शिवराज रेशमिया लिखते हैं शुभ संध्या वरुण जी, धन्यवाद। और अंशुमान सिंह लिखते हैं लॉकडाउन या अनलॉक की प्रक्रिया तभी सार्थक होगा जब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जैसा कि ऐसा देखने को मिल रहा है नीलेश जी, अभी हम लोग भी जब फील्ड में रहते हैं तो देखते हैं कि अब लगभग 50% से अधिक लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। चाहे वो बाजार में हो, कहीं भी हो, वो मास्क नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि अब कोरोना चला गया है। क्या आपको लगता है कि क्या ये वास्तविकता है जो लोग अभी भी इस तरह का सोच रखे हुए हैं कि कोरोना चला गया, या अब वो हमें प्रभाव नहीं डाल सकता? जी, वरुण जी, हमें थोड़ा सा पीछे चलने की जरूरत है। फरवरी का आप कह लीजिए मिड फरवरी यानी 15 फरवरी के बाद से लेकर जो मार्च तक का जो रहा समय, जो कि होली के पहले तक का, उसमें होली का बाजार आपने भी देखा होगा। मतलब कोई असर नहीं था लोगों पे, लगता ही नहीं था कि कोरोना है। और कुछ भी होली में धूमगज्जर खरीदारी हुई, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हुई। और आप देखें कि होली के बाद से ही जो है अचानक जो है कोरोना पीक पकड़ना शुरू किया। तो हमारे पास तो एकदम हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये हम प्रत्यक्ष तौर पे देख रहे हैं। अभी कुछ मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 महीने पहले की बात है, किस तरह जो है फरवरी और मार्च में हम लोगों ने, मिड फरवरी के बाद से हम लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू की, मास्क लगाना कम कर दिया। मैं भी उसी समय होली के पहले यहाँ आया था और उस समय मैं देखता था कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य होता था। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो कोरोना की दूसरी लहर तेज होनी शुरू हुई, बिहार कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और नवगछिया भी और भागलपुर। मतलब आप देखें कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमारा अनुभव है, और इतनी जल्दी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो फिर से आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को फिर से वह समय याद दिलाने की जरूरत है और जागरूक करने की जरूरत है कि मास्क पहनने में जब आपकी आदत बन गई है मास्क पहनने की, तो उसे बनाए रखने की जरूरत है। आप देखें कि जिन देशों में हमारे यहाँ से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, वहां भी मास्क लोग लगा रहे हैं। तो मास्क जो है सबसे बेसिक चीज है और सबसे जरूरी चीज है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा, संजीव कुमार लिखते हैं कि वरुण भैया पंचायती चुनाव के बारे में कुछ बताएं। आपके पास नीलेश जी कोई ऐसी जानकारी है, चूंकि आप पूरे हिंदुस्तान पर नजर बनाए रखते हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव कब किया जा सकता है, चुनाव संबंधी? चुनाव देखिए आप सितंबर के आसपास उम्मीद रखिए चुनाव की। अब आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो उसमें बीच का रास्ता भी निकाल दिया गया, क्योंकि मुखिया का कार्यकाल संवैधानिक तौर पे 5 साल का होता है और 5 साल के बाद चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं चुनाव हो पाते हैं तो जिस तरह स्टेट में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, उसी तरह वहां पर जो है उसमें भी एक तरह से कह लीजिए कि जिला प्रशासन का हस्तक्षेप हो जाता है। डीडीसी और ब्लॉक स्तर के जो प्रमुख ये होते हैं, बीडीओ होते हैं, उनका अधिकार हो जाता है। तो नीतीश कुमार ने जो है बीच का एक रास्ता निकाला। आज की कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उसमें परामर्श समिति का हेड माना जाएगा मुखिया को। तो मुखिया का पद जो है वह मुखिया जो है बिहार, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वे मुखिया नहीं रहेंगे, परामर्श समिति के प्रमुख के तौर पर वो काम करेंगे। तो एक तरीके से यह बीच का रास्ता हुआ। संवैधानिक तौर पर भी जो है, जो अधिकार है, जो नियम है, उनका भी उल्लंघन नहीं हुआ। वो मुखिया की अवधि को क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं। और जहां तक चुनाव होने की बात है, वो तो आप देखिए कि स्थिति जब तक ठीक नहीं होती है तब तक जो है चुनाव होने की संभावना तो नहीं नजर आती है। आप मान के चलिए कि अगस्त लास्ट या सितंबर में जो है मुखिया चुनाव कराए जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और बहुत लोगों के कमेंट हैं। जो है आशीष जी लिखते हैं अपना दुकान खोल सकते हैं मनिहारा का। जी, जिस दिन का समय टाइम टेबल उसी दिन खोलिए। इसके अलावा जो है पूरन कुमार लिखते हैं दुकान का समय दिया गया भैया, दुकान का कितने बजे तक? तो सुबह से 6 बजे से संध्या 5 बजे तक दुकान खोलने का समय है, और अल्टरनेट डे में भागलपुर जिले में दुकानें खुलेंगी। प्रिंस कुमार लिखते हैं कि डीएम सर का डिसीजन सही है। इसके अलावा अभिनव कुमार महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे लिए दुआ और प्रार्थना के लिए। सुनीता कॉस्मेटिक, गुड इवनिंग सर। निरंजन कुमार, जीएस न्यूज को दिल से धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। टॉप फैन हमारे पेज के ललन झा जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग वरुण जी। आज आपको कैसा लग रहा है ललन जी, जरूर बताएंगे। धीरे धीरे हम लोग अब लाइव स्ट्रीम की ओर आ रहे हैं। हमारे साथ आपके एक बॉक्स में इस तरफ, क्योंकि फ्रंट से है तो इस तरफ नीलेश जी हमारे साथ हैं, जो
चीफ सब एडिटर हैं टीवी भारत के लिए कार्य करते हैं, नौगछिया के लाल हैं, काफी उम्दा इनका रहता है। तो अब हम धीरे धीरे और लोगों से जुड़ेंगे, एक से बढ़कर एक लोगों को, एक्सपर्ट को लेकर आएंगे लाइव स्ट्रीम में, और हम आपसे मुखातिब कराएंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक से बढ़कर एक मुद्दे भी हैं जिस पर हम खुलकर बात करेंगे। अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनोज मंडल गुड इवनिंग। वरुण सर को, आपको भी, टॉप फैन हमारे पेज के, गुड इवनिंग सर आपको भी। प्रदीप कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको। और जिस तरह से एक चीज मैं जानना चाहूंगा नीलेश जी, जिस तरह से वर्तमान में स्थिति है कि बताया जा रहा है कि जो नवंबर तक का, जिसके बारे में कल हमने जानकारी दी थी कि नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया कि मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो अरवा चावल दिया जाता है वो काफी थर्ड क्लास सड़ा हुआ दिया जाता है, जिसे लोग बाजार में जाकर बेच देते हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ ऐसी लापरवाही होती है जो यहाँ के लोगों को, खास करके बिहार के लोगों को सही और साफ और बिल्कुल स्वच्छ अनाज नहीं मिल पाता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो चावल जो सरकार देती है वो अपने वो तो खुद उपजाती नहीं है, वो जी नहीं। लोगों से ही खरीदती है, पैक्स के माध्यम से हो गया या फिर जो सरकारी जी जी, टैक्स जो टैक्स अलग अलग खरीदारी है स्टेट में जी। अलग अलग व्यवस्था है, तो उसके माध्यम से सरकार जो है चावल खरीदती है। और ये किसानों के ही चावल होते हैं, जैसे कि अब जरूरी नहीं कि नगोचिया के का उपजाया हुआ नगोचिया वालों को ही मिल जाए, लेकिन हाँ एक व्यवस्था बनी हुई है, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फूड जी कॉर्पोरेशन बिल्कुल। है, राज्य स्टेट फूड कॉर्पोरेशन। तो एसएफसी और एफसीआई के माध्यम से जो है धान की खरीद की जाती है, यहाँ पर पैक्स व्यवस्था बनी हुई है। तो हमें जो है अपने आसपास जो है निगरानी करने की जरूरत है, जो पैक्स में जो खरीद हो रही है वो जो अगर खरीद बेहतर होगी तो हमें फिर वही चावल जो है फिर मिलेगा बेहतर। और जहां तक व्यवस्था है कि सरकार के जो कुछ मानक बनाए गए हैं, तो वो जो एक तरीके से कागज पर मानक बनाए जाते हैं कि चावल जब धान खरीद हो तो उसमें पानी का अंश ना हो, कितना प्रतिशत नमी होनी चाहिए। तो इस तरह के कोई व्यवहारिक पैमाना इसका नहीं है जिसके स्तर पे देखा जाए कि हाँ चावल अच्छा है, चावल बना करके देखा जाए, ऐसा कोई व्यवहारिक पैमाना है नहीं, क्योंकि वह एक फॉर्मेलिटी बनी हुई है, एक औपचारिकता बनी हुई है। जो कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पर धान की खरीद होती है, उसी से फिर चावल वही चावल जो है लौट कर जो है आता है एसएफसी और एफसीआई के माध्यम से हम तक। तो इसकी कोई जब तक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं होती है तब तक इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर जैसा उत्पादन हो रहा है प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा ना। अगर हम अच्छा अनाज नहीं उपजा पा रहे हैं या कहीं से अगर अच्छा अनाज अच्छा धान नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे चावल नहीं उपज हो रही है, तो इसलिए जो है वही चावल हमें घूम फिर कर वही वापस मिलना है। तो इसके लिए जब तक सेंट्रल रूप तौर पे मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं बनेगी, जो पुराने प्रावधान बने हुए हैं उसको उसमें जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक जो है इसको लेकर सुधार की दिशा में सोचना जो है मतलब बेमानी होगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं नीलेश जी। एक सवाल है, अभिनव कुमार महतो टॉप फैन है हमारे पेज के, लिखते हैं कि नीलेश जी, मार्केट में 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मास्क उपलब्ध है, क्या 5 वाला भी उतना ही सुरक्षा देता है जितना 100 वाला? और मास्क कितने दिन के बाद चेंज कर देना चाहिए या उसे धोकर पहनना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे। बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है, और टॉप फैन है हमारे पेज के अभिनव कुमार महतो, और खरीक प्रखंड से जुड़ते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं ये लिखते हैं और इनको जानकारी चाहिए। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दें नीलेश जी। देखिए, मास्क जो है कुछ दिन पहले जो है आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के मास्क जो है वॉल वाले मास्क और तरह तरह के, मतलब ये इन्होंने लिखा 5 से 100 रुपए, बहुत हजार हजार रुपए तक के मास्क भी आ रहे हैं। लेकिन जी सबसे पहली बात है कि हम मास्क पहने जरूर। दूसरी जी चीज ये लिख रहे हैं, अगर आप देखिए कि सूती मास्क है आपके पास तो कम से कम डबल लेयर का हो मास्क। अगर सिंगल लेयर मास्क आप खरीद के पहने तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत एकदम माइक्रो वायरस है। तो आपके ऐसा नहीं है कि मास्क आपने पहन लिया तो वह आपके मुंह और नाक को तक जो है नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन संभावना उसकी उस वायरस के मुंह और नाक तक पहुंचने की संभावना को न्यूनतम करने का उपाय है, मतलब कम से कम संभावना रहे। अगर कोई छींक रहा है, अगर कोई बात कर रहा है, उसके मुंह से ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, या फिर थोड़ी देर तक अगर हवा में जितनी देर वायरस अगर है जब तक वह जमीन पर नहीं गिरा है वायरस, तो उससे बचने के लिए जो है मास्क जो है जरूरी चीज है। सूती मास्क अगर है तो आपको डबल लेयर रहना जरूरी है। सर्जिकल मास्क है तो उसमें डबल लेयर ऑलरेडी बने होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सर्जिकल मास्क बने। मास्क जब भी पहने साफ सुथरा हो। अगर आप सूती मास्क पहन रहे हैं तो आप अगर बाहर निकल रहे हैं, अगर आप मास्क पहनकर बाहर निकले
और वहां से लौटे, बाजार से वापस लौटे, उस सूती मास्क को आप धो लीजिए और धूप में सुखा दीजिए। वो मास्क फिर से कल यूज करिए, अल्टरनेट व्यवस्था रखिए। सबसे अच्छी व्यवस्था यही है। अगर डबल लेयर मास्क है, ट्रिपल लेयर है तो और ज्यादा अच्छा है। उसमें 3 लेयर अगर मास्क है सूती का तो और ज्यादा अच्छा है। बाकी जो N95 टाइप के जो मास्क हैं, अगर उसमें वॉल्व वाला मास्क है तो वॉल्व वाला ना यूज कर, वॉल्व देखें कि उसमें कोई गैप ना बच रहा हो। वॉल्व वाले मास्क में जो है गैप अगर रहता है तो उससे वायरस तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो वो उस दिखावे में न रहे, बिना वॉल वाला मास्क ले तो और ज्यादा बेहतर है। इसको लेके पूरा पिछले दिनों रिसर्च भी आ चुकी थी। वॉल वाले मास्क को पहनने से मना किया गया था। अगर वॉल वाला मास्क है भी तो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का वॉल्व लगा हो। अगर सूती मास्क, आप सब ज्यादातर लोग तो सूती मास्क यूज कर रहे हैं, वो डबल लेयर का हो और उसे धोकर रोज रोज धोकर सुखा दें। आप जितने दिन चाहे यूज कर सकते हैं जब तक वो खराब ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीलेश जी। और मैच कुछ मिनट का ही लाइव एंकर चैट अब बचा है, लेकिन कुछ कुछ सवाल हम जरूर पूछेंगे नीलेश जी से। श्री किशोर झा लिखते हैं, जीएस न्यूज के वरुण जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं तथा उनके सहयोगी को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपको हृदय से धन्यवाद सर। और ईश्वर वरुण जी और उनके सहयोगी शक्तिमान ऊर्जा प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ जुड़ते हैं प्रत्येक दिन श्री किशोर झा जी, काफी अनुभवी अधिवक्ता है क्षेत्र की, खास करके सरकारी जो जितने भी केसेस होते हैं वो लड़ते हैं और बहुत लोगों को न्याय दिलाते हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत सारे ऐसे मामले में आप कार्य करते हैं जिसमें निस्वार्थ होकर आप अपना भरपूर प्रयास करते हैं और न्याय भी मिलता है। आपको हृदय से धन्यवाद। एक दो सवाल जो है लगातार जो पूछे जा रहे हैं। प्रवीण कुमार लिखते हैं, इथेनॉल कंपनी लगने से भागलपुर वासी को क्या फायदा होगा नीलेश जी? जी देखिए, आप अगर कोई भी फैक्ट्री लग रही है, कोई भी यूनिट लग रहा है, प्रोडक्शन यूनिट लग रहा है, तो वो जो उससे जो रोजगार सृजन होगा वो यहाँ के लोगों को ही फायदा होगा। आप ये ना समझे कि आप इथेनॉल उत्पादन होगा, वो बाजार में मिलने लगेगा और उसको आप अपनी बाइक या कार में भर के आप चल सकेंगे। वो वैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। इथेनॉल का अगर प्रोडक्शन होगा तो वो सरकारी तेल कंपनियां जो एचपी है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सारी कंपनियां जो है इथेनॉल खरीदेंगी। तो इससे प्रत्यक्ष तौर पर फायदा देखें कि अगर आपका खेत है, अगर आप मक्के की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तो उसका आप फसल काटने के बाद जो उसका कचरा जो रह जाता था या फिर बारिश के पानी भीग के जो सड़क के कचरा होता था, वो आपके फेंकने या फिर जलाने के काम आता था। उससे धुआं भी होता था। तो कई बार खेतों में आग लगाना पड़ता था उसको खल जलाने के लिए। तो वो जो आप किसानों के खेतों से जो कचरा जमा होगा, वह कचरा जो है उनको, उस कचरे का भी, जैसे कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो आप फसल तो आपको पैसा देगा ही, वो जो आपके खेतों का जो कचरा है मक्का और गन्ना का खासकर, जो भी उस अंश वाले जो है बायो, जिसमें कि बायो अंश थोड़ा सा रहता है, जैविक अंश, तो उस तरीके की जिन चीजों से जो है बनना है इथेनॉल, तो वो सारे जो कचरा है वो आपका जो है उसको, उसकी भी कीमत किसानों को मिल जाएगी। जी तो अगर आप खेत में वो कचरा जमा होता है तो वो आप कंपनी को बेच पाएंगे। दूसरी चीज ये कि जो अगर वहां पर 60 या 70 लोगों की जरूरत है, बड़ी कंपनी है, हो सकता है 100 या 150 या 200 लोगों की जरूरत है, तो वो 200 लोग कोई बाहर से तो लाएंगे नहीं, यहीं के लोगों को जो है वो रोजगार मिलना है। तो एक तरह ये दूसरा एक एस्पेक्ट हो गया इथेनॉल यूनिट खुलने का। हालांकि इसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, सैंक्शन होता है, पास होता है योजना है, और लगने में जो है एक लंबा समय लगता है। लेकिन इससे लाभ के तौर पर देखें तो सीधा लाभ है कि वो आपको, किसानों को जो है कचरे की भी कीमत मिल जाएगी। सबसे पहला लाभ तो यही है, और दूसरा की रोजगार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ललन झा जी लिखते हैं, वरुण जी और नीलेश जी आप दोनों के साथ आज का लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पहला दिन है और हम प्रयास कर रहे हैं, नीलेश जी का भी अथक प्रयास था कि एक लाइव स्ट्रीम से हो ताकि बहुत तरह के लोग जुड़ सके, बहुत तरह के मुद्दे पर बात हो सके। और यह इस कार्य में नीलेश जी का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने भरपूर अपने क्षेत्र के लोगों का, उनका हमेशा मकसद रहता है, ये जो हमारे इस तरफ के टैब में, सॉरी इस तरफ के टैब में जो आपको नीलेश जी दिख रहे हैं, ये नौगछिया क्षेत्र के लिए हमेशा इनका कार्य रहता है। ये हमेशा चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग जुड़े, अच्छे अच्छे लोग जुड़े और अपने क्षेत्र के, जो अपने यहाँ की स्थिति है, जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें लाभ मिले। और ललन झा लिखते हैं, एक सही मास्क वही है जिसमें नोज के ऊपर का क्लिप और पूरी तरह से नाक और मुंह को कवर करे। जी बिल्कुल। और
अब अनिमेष आर्या का एक सवाल है, अब ज्यादा देर, बस 2-3 मिनट हम समय लेंगे आपका नीलेश जी। अनिमेष आर्या लिखते हैं नमामि गंगे का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो भारत में चल रहा है, इसके अलावा जो है गंगा क्षेत्रीय में है नीलेश जी, इसमें कहां तक कार्य किया गया है और किस किस तरह का कार्य है इसमें? देखिए, इस योजना की बहुत बहुत डिटेल तो, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से यहाँ रह नहीं रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा डिटेल तो मेरे पास है नहीं। लेकिन जो बाजार में जो काम चल रहा है वो नमामि गंगे योजना के तहत यह जो काम चल रहा है वो ड्रेनेज को लेके चल रहा है। अगर बाजार के नाले का गंदा पानी जो है सीधे कोसी के धार में अगर बहा दिया जा रहा है, वो ये कोसी धार करनी धार जो है जाकर गंगा जी में मिल रही है या कहीं कहीं कोसी में, तो नदियों का पानी तो दूषित हो ही रहा है। और पानी आप देखें 70% बीमारियों का कारण जो है वो दूषित पानी है। तो ये कहीं ना कहीं यही गंदा पानी जो है जमीन में अवशोषित हो रहा है, फिर जो है यही पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नीलेश तो जी, कहीं ना कहीं आपसे निवेदन होगा कि अभी नौगछिया के कचहरी क्षेत्र में जो है उसका बुडको द्वारा कार्य कराया जा रहा है और काफी दिनों से कार्य चल रहा है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा पाठकों की ओर से कि एक बार उसे आप अपनी निगाह से जरूर देखें। नौगछिया स्टेशन के पूर्वी छोर की तरफ और नौगछिया के कचहरी के जो कचहरी का जो मैदान है उससे पश्चिम दिशा की ओर जब आप जाएंगे, वहां बुडको द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। और ये वाटर जो जितने भी वेस्टेज ऑफ वाटर जो नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र में आता है उसके लिए सरकार की एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट कार्य कर रही है। इसके बारे में था कि 2021 में यह पूरा हो जाएगा। और चूंकि पाठकों का भी देखिए लगातार है आपके लिए कि यह तैयार हो रहा है, आप अपनी निगाहें भी इस पर दें और अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक जानकारी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वरुण जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पहले बिहार में जो है बिहार जल परिषद नाम की एक इकाई होती थी। बिहार जल परिषद आप भागलपुर में देखिए, यूनिवर्सिटी के बगल में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। और भागलपुर में जो है अभी भी खुदाई होती है तो वो पुराना पाइप दिखता है। यह राज्य सरकार की ही योजना थी और इसके तहत जो है मतलब ड्रेनेज का काम होता था, जहाँ पानी जो है पूरा साफ करने के बाद जो है नदियों में शहर का पूरा कचरा वाला पानी, गंदा पानी यूनिवर्सिटी के बगल में जो है एक प्लांट लगा, बिहार जल परिषद के अंतर्गत चलता था। और वो वहाँ साफ पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ था और पानी को साफ करके जो है फिर नदी में छोड़ा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं समय के साथ जो है धीरे धीरे आप जान ही रहे हैं बिहार में जो है धीरे धीरे चीजें जो है कैसे ध्वस्त होती चली गई और बिहार जल परिषद जो है लगभग प्राय हो चुका है। तो अब केंद्र सरकार की जो ये योजना है नमामि गंगे के तहत जो है इसका अगर ध्यान रखा जा रहा है तो ये बहुत अच्छी योजना है। और जरूर हम एक बार विजिट भी करेंगे और फिर उसके बाद जो है जानकारी लेके फिर कभी मुखातिब होंगे। और कुछ संदेशा देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? यही लोग संदेश सबसे पहले यही है कि आप जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करें। और ऐसा नहीं है कि केवल आपका बचाव होगा, आप अपने बचाव के ना सोचें, वो आसपास के आपके जो भी लोग हैं एक समाज में रहते हैं तो सामाजिक बन के रहें। और अभी सामाजिक बनने का सबसे सबसे बड़ा दायित्व तो यही है कि आप मास्क पहने और जरूरत हो तो ही बाहर निकले। क्या जरूरत है बाहर निकलने की? जरूरत हो काम हो तो जरूर निकले बाहर, मना ही नहीं है। आप लिस्ट देखें, आप सामान कौन सी दुकानें कब खुल रही है, सामान की एक बार लिस्ट तैयार हो और जो है आप एक बार बाहर निकले और सारा सामान लेकर चले आए। तो मास्क पहने, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। और वैक्सीन जो है, वैक्सीन आप देख रहे हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बहुत सारी बातें कही, तो वैक्सीन जो है जरूर लगवाएं। जितने भी दिन के लिए, आपको 6 महीने के लिए भी अगर सुरक्षित कर रहा है तो वो एक बड़ी चीज है। वैक्सीन आगे आके जो है वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्या बात है। तो आज समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आप पुनः समय देंगे और भरपूर समय देंगे और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भी आप ऐसे लोगों से मुखातिब जरूर कराएंगे, उनको भी जरूर लेकर आएंगे जिनसे हमारे क्षेत्र के खास करके युवा वर्ग और जितने भी नव युवा वर्ग हैं जो अभी नया बिल्कुल यंग एज है, उन्हें बहुत तरह की जानकारी होगी क्षेत्र से संबंधित, राज्य से संबंधित, पूरे देश से संबंधित। तो आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, शुक्रिया आपको। तो चलिए अब आज हमारे साथ नीलेश जी जुड़े हुए थे और अब हम बातचीत करें आपसे और सीधा बिल्कुल हम मुखातिब करते हुए आपको बता दें कि एक विशेष रूप से कि कब है अभी वर्तमान में निर्धारण कर दिया गया है। हालांकि हमारी टीम के द्वारा आज ही के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों से जरूर हम बातचीत करें। अभी सोशल मीडिया पर एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड है
आप सबों को भी पता होगा कि भोजपुरी की अश्लीलता से एक सवाल उठा है। खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी गायक हैं वो लाइव आए और उन्होंने बहुत तरह की बातें कही। सुपरस्टार होने के नाते उनके फॉलोवर और उनके समर्थक ने उनके जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन बहुत सारे यूपी बिहार और यूपी बिहार के बाहर रहने वाले उनके पोस्ट पर जमकर गर्म भी हुए। उनके वीडियो होने के बाद, उनका वीडियो वायरल होने के बाद आज तक बिल्कुल बवाल हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियोज आने लगे हैं और बताया जा रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वो आज लाइव में आकर यह नसीहत दे रहे हैं कि उनके नाम, उनका फोटो, उनके परिवार वाले का, उनके पत्नी का, उनके बच्चे का, उनकी बेटी का नाम कोई भी नहीं उछाले, अन्यथा उन्हें बर्बाद कर देंगे। तो लोग अब वीडियो बना रहे हैं कि आपने जो शुरू से, जिस तरह से आपने शुरुआत से ही भोजपुरी गाने में गंदे गंदे अश्लील अश्लील शब्द लाए, ऐसे ऐसे आपने शब्द लाए, डबल मीनिंग से शुरू हुआ और भोजपुरी समाज कहीं ना कहीं यूपी बिहार के मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने लगा। ऐसे लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉमन नाम है, कॉमन मतलब एक नाम है लड़कियों के, जिनसे कि एक से बढ़कर एक अभद्र गाने बनने लगे। सोनी, रूपा, पूजा, एक से एक जो कॉमन नाम है, जिनमें ज्यादा लड़कियों का नाम रखा जाता है, उनके नाम से गंदे गंदे अभद्र अभद्र गाने तैयार होने लगे। इतने गाना अभद्र तैयार होने लगे कि लोग अब सुनने से भी परहेज करने लगे। हालांकि हमारी टीम ने कुछ गाने को लिस्टेड भी किया है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अभद्र गाने हैं जिनका पंक्ति सुनने के बाद आपका खून गर्म हो जाएगा, यानी आपका भी पारा चढ़ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब खेसारी लाल यादव जी आप खुद गाना गा रहे थे, आप खुद उस पर डांस कर वीडियो बना रहे थे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप जिस नेहा, जिस पूजा, जिस सोनी, जिस इन नामों का आप जो ज्यादातर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा नाम रखा जाता है, इन लड़कियों के सामने जब यह गाना बजेगा तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा? आज खेसारी लाल यादव के विरोध में भी सोशल मीडिया पर डलिया डलिया भर भर के वीडियोज बनने शुरू हो गए। कई दर्जन लोग उन्हें सीधा ललकार रहे हैं कि वो उनके खिलाफ गाना बनाएंगे, उन्हें गालियां देंगे, उन्हें जो करना है करें। आज बिहार का अस्मत कहीं ना कहीं भोजपुरी से कहीं ना कहीं धीरे धीरे डूबता जा रहा है। प्रत्येक दिन दर्जनों इतने अभद्र अभद्र गीत आ रहे हैं जिसे कि अकेले में भी सुनने में शर्म लग सकता है। लेकिन इस अश्लीलता को बढ़ावा देने में शादी विवाह फंक्शन के डीजे का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी प्रकार का कोई अश्लील गंदा गाना हो, आप तक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अगर एक लगन आ जाएगा, एक शादी ब्याह आ जाएगा, बाराती का समय आ जाएगा, तो खुद ब खुद आपको एक से बढ़कर एक अभद्र गाने सुनने को मिल जाएंगे। उसी अभद्र गाने पर बाराती भी जमकर ठुमका लगाते आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यह शायद मैं नहीं, ये आपकी आवाज होगी, क्योंकि आप और हम इस क्षेत्र में रहते हैं, यहीं की स्थिति को देखते हैं कि क्या होता है, क्यों स्थिति ऐसी होती जा रही है। तो हम इस पर भी वार्तालाप करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को पूर्व में जानकारी दें, आपके भी मन में क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज को तैयार किया गया था, आपको पता होगा कि शुरुआती जो भोजपुरी फिल्में थी उसमें अश्लीलता बहुत कम थी। डबल मीनिंग से यह प्रारंभ हुआ, 2 मतलब वाले गाने से, और आज इतनी ज्यादा अश्लीलता फैल चुकी है कि किसी के नाम के साथ साथ गंदी गंदी गालियां गाकर लोग गायक बन रहे हैं, सुपरस्टार बन रहे हैं और अपने आप को बिहार का टॉप सिंगर कहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि हमारा जिस दिन का यह विषय हो, आप बिल्कुल खुलकर अपनी बातें लिखें और जितने भी इस तरह के नामों के की लड़कियां हैं या बहनें हैं या जो भी हैं,
उनसे भी सार्वजनिक रूप से जो गायक है वो क्षमा मांगे, और इस तरह के जो प्रोडक्शन कंपनी है उस पर भी जरूर कार्रवाई हो। हम इस संबंध में भी आपसे बात करेंगे। आज के लाइव स्ट्रीम में लगभग 1 घंटे का वक्त हो चला है, तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको कैसा लगा आज का यह नया प्रैक्टिकल, आप जरूर बताएंगे। और हाँ, हम आपसे निवेदन करेंगे प्रत्येक दिन आप संध्या 8 बजे, प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे आप हमारे इस लाइव एंकर चैट में आए, आपके सवाल का ही हम जवाब देंगे। हालांकि श्री किशोर झा जी का एक कमेंट आया है और अभिभावक के रूप में रहते हैं, तो मुझे यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक लग रहा है कि मैं उन्हें उनके इस प्रतिक्रिया को आप लोगों के बीच रखूं। वो कहते हैं कि जीएस न्यूज चैनल के वरुण जी के साथ आज चैनल में नीलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मैं इन्हें बहुत दिनों से जानता हूं, मैं 70 साल से लगातार समाचार पत्रों में संवाददाता के रूप में काम किया हूं। मेरा प्रारंभिक आर्यावर्त आज का समाचार पत्र में काम किया हूं। 2008 से लगातार नौगछिया कोर्ट में अपर लोक अभियोजन पद पर कार्यरत हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोनों को शक्तिमान ऊर्जा प्रदान करते रहे। मैं सर आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने जिस तरह से नौगछिया के क्षेत्र के लोगों के लिए आपने हमेशा समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कार्य किया है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए और हमें उत्साहित करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, अच्छा बुरा बताने के लिए, सही चीज पूछने बताने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर आए। आप हमारे लाइव सेशन में जरूर जुड़े। आज के लिए अब धन्यवाद दें सर, और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, ललन झा जी हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अब अगला विषय हमारा भोजपुरी गाने पर भी जरूर आएगा। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज का लाइव एंकर चैट आपको कैसा लगा? क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस तरह से? और लाइव स्ट्रीम से हम आप लोगों के साथ जुड़े तो कैसा लगेगा, आप जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया है तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। नीरज राज जी धन्यवाद, थैंक यू। कुमार चंद्र लिखते हैं डीएम का लिस्ट, तो आप हमें व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं, वहां हर चीज अपडेट होता है। हमारा नंबर है 97 098 94 194। आप सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई आएगा, ऑटो रिप्लाई। आप लिंक से ग्रुप में जुड़ जाएं। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस लाइव एंकर चैट में वरुण बाबुल को दीजिए अब इजाजत। कल मिलते हैं संध्या 8 बजे इसी मंच पर एक नए एक्सपर्ट के साथ, विषय के साथ। आज के लिए इतना ही, सबों को धन्यवाद। जय हिंद।